So today we are revising the YSC session, what we have studied till date. So let's just rewind and take you to the book 1, where we started with the YSC. There are 4 sections into that. The first section deals with introduction to yoga and its streams. Second section deals with streams of yoga. Third section deals with the mind culture, which is and the material culture, which is displaying about our Indian culture, how we are, how we had been. And last chapter was about life and messages of spiritual masters. Okay. So these knowledge what we have learned in all these days, how it's going to be implemented, how you're going to implement in yourself. The first and the foremost thing is understanding the concept of yoga. Wherever you go, you need to explain the basic effects of yoga, but you should be well versed with what exactly yoga is. Initially, लोग आपको बुलाएंगे तो they will consider yoga just as a physical exercise. But now you have learned that yoga is not just a physical exercise; it is beyond that. वो उससे कहीं ज़्यादा है. तो concept of yoga में हमने जाना था कि योग क्या है. उसमें सबसे पहले हमने महर्षि पतंजलि की परिभाषा को जाने थी. योग चित्त वृत्ति निरोधः, जहाँ जो भी मॉडिफिकेशंस हैं चित्त के, जिसके कारण से सारी समस्याएं हैं, उसके निराकरण को हम सीखते हैं योग से. फिर योग वशिष्ठ की परिभाषा सीखी थी. योग प्रश्नोपाय योग इति मनः प्रश्नोपाय योग इति अभिधीयते. फिर भगवत गीता की परिभाषा हमने जानी. महर्षि अरविंदो की परिभाषा हमने जानी. तो ये परिभाषाएं हमें सिर्फ अब आपके ऊपर है, आप एक परिभाषा आप बना सकते हो. आप अपने तरीके से योग की परिभाषा बनाइए. महर्षि पतंजलि ने बनाई, महर्षि अरविंदो ने बनाई, कर्म योगा में परिभाषा है, योग वशिष्ठ की परिभाषा है, भगवत गीता की परिभाषा है. आप भी बनाइए अपनी एक परिभाषा कि आपके अनुसार से योग क्या होता है. तो आपका अब एक टास्क है योर डेफिनेशन ऑफ योगा. ठीक है. तो ये था फर्स्ट पार्ट जहां पर हम योगा के एस्पेक्ट को समझ रहे थे. फिर हमने यूनिट 2 पढ़ा. जिस यूनिट 2 में हमने ये यूनिट फर्स्ट सेक्शन में यूनिट 2 वाई योगा. वाई योगा मतलब ये सवाल हमेशा पूछा जा सकता है, ये हमें भी अपने आप को जवाब देना पड़ सकता है. देखिए, बिना मोटिवेशन के काम नहीं होता. तो वाई योगा, तो इस चैप्टर में हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारा जो पूरा ये शरीर है, ये 5 कोशों से बना हुआ है. ठीक. और इन 5 कोशों पर योग कैसे प्रभाव डालता है. अन्नमय कोश के लिए क्या अभ्यास है, जिसमें बताया गया है कि सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन, षट क्रिया, ये जो है वो अन्नमय कोश के लिए. प्राणमय कोश के लिए प्राणायाम बताया गया. मनोमय कोश के लिए ध्यान बताया गया. और जब ये तीनों बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि अपने आप जागृत हो जाएगी. और जब जागृत हो जाएगी तो वो सही और गलत का निर्णय समझ लेगी. संसारिक माया को और ईश्वर को के बीच में जो अंतर है, जो भेद है, वो उसको आपको समझा देगी. तो जब वो आपको वो समझा देगी तो आपको आपकी दिशा अपने आप अंदर की तरफ, ईश्वर की तरफ जाने वाली हो जाएगी. तो आप उस तरीके समान हो जाएंगे जो मटकी रख करके चल तो रही है, बातें भी कर रही है, एंजॉय भी कर रही है, बट मटकी से पानी नहीं छलक रहा है. तो आप भी दुनिया की सारी जिम्मेदारियां, कर्म पूरा निभाएंगे, बट ये इंश्योर करेंगे कि मटकी से पानी नहीं छलक रहा है. आपका जो उद्देश्य है ईश्वर की तरफ जाने का, वो हमेशा इंटैक्ट बना हुआ है. इसके अलावा हमने जाना कि योग के फायदे क्या हैं. तो उसमें हमें बताया गया कि योगा इज ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. तो ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फिजिकल लेवल पर, फिजियोलॉजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर योग हमें कैसे बेनिफिट करता है. तो ये हमने जाना था वाई योगा में. उसके बाद हमने जाना बेसिस ऑफ योगा, कि आज पूरा युग, आज पूरा विश्व योग क्यों कर रहा है. कुछ तो कारण होगा. तो वो कारण बताया है कि योग का मुख्य उद्देश्य है मन की शांति. उसको समझाया गया कि जो आनंदमय कोश है, अर्थात जिस प्रसन्नता की, जिस आनंद की मनुष्य जीवन पर्यंत तलाश कर रहा है, वो उसके अंदर है.
पर अब यहाँ पर उसने दिखाया कि आज तक हम सब ये मान बैठे हैं कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। आज आम भाषा में हैप्पीनेस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। खाने में हैप्पीनेस है, घूमने में हैप्पीनेस है, नया कपड़ा पहनने में हैप्पीनेस है, सारी ऐसी चीजों में, ऑब्जेक्ट्स में हम लोग हैप्पीनेस ढूंढ रहे होते हैं। और एक दिन वो सारी हैप्पीनेस आपको सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, बट फिर आपको रियलाइज होता है कि आप अभी भी खुश नहीं। आपके पास साइकिल थी, आपके पास अब गाड़ी आ गई, आपको लगता था जिस दिन गाड़ी आ जाएगी मैं बहुत खुश होंगी, अब गाड़ी आ गई, अब गाड़ी आ तो गई पर अभी भी खुशी नहीं, अब स्टिल समथिंग मिसिंग। हो सकता है अब आप कार का मन में, दिमाग में छवि बना रहे हो सकता है कार भी आ जाए, अब आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए, और अब ऐसा होगा नहीं, आपके पास कार है फिर भी आप खुश नहीं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हम पाते जाएंगे बट हमें खुशी नहीं मिलेगी। तो खुशी कहाँ मिलेगी? तो बता रहे खुशी का वास्तविक मतलब है मानसिक शांति। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि भगवान विष्णु ने सब कुछ बांट दिया, धन, संपदा, वैभव, सब कुछ बांट दिया, शांति अपने पास रख ली। बोले जब जब शांति की जरूरत होगी मेरे पास आना पड़ेगा। ईश्वर बोलता है शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे पास आएंगे। और मेरे पास आने के लिए, इसलिए जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तब वो फिर ईश्वर के दरबार जाता है, मंदिर में जाता है, घंटियां बजाता है, पूजा करता है, आरती करता है, तो बोलते हैं लो अब मिलेगी आपको शांति, आप मेरे पास आओगे। मतलब भगवान भी बड़े समझदार है, बोले अपने हिसाब से आप मेरे पास आओगे क्यों। ये कुछ ऐसा है कि माँ बाप ने अगर अपनी प्रॉपर्टी पहले से ही बच्चों के नाम कर दी है तो बच्चे जाएंगे। तो माँ बाप बोलते भाई मृत्यु के पहले ही करेंगे वसीयतनामा। तो अब बच्चे लगे रहते हैं माँ बाप के पास, क्यों? हमने प्रॉपर्टी अपने नाम तो लिखवानी है भाई। तो कल एक वार्तालाप में ये समझ में आया कि आज का जो मनुष्य है वो मशीन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है बनिस्बत मनुष्य के साथ। एक घर में अगर कोई 4 गेस्ट आए हैं तो उस घर का बच्चा अपने मशीनी गैजेट में ज्यादा अपने आप को व्यस्त अनुभव कर रहा है, वहां जाके बैठ के बात करने में उसको बड़ा अटपटा लग रहा है, वो वहां जाना ही नहीं चाह रहा है, वो बात ही नहीं करना चाहता है। तो क्या हम मशीनी युग की तरफ बढ़ रहे हैं? यस, हम लोग मशीनी युग की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को मशीन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो। कोई हमको बोलता है हमको अकेला छोड़ दो मशीन के साथ, एक तो मशीन में लूंगा और मैं अकेला पड़े रहूंगा, किसी से कोई मतलब नहीं है। मशीन के साथ वो मन का राजा हो जाता है ना, उसको इंस्ट्रक्शन देता है वो फॉलो करते हैं इस मशीन। और जब हम 4 लोगों के साथ होते हैं, क्योंकि इन जनरल आजकल हर कोई जजमेंटल होता है, तो वो हमारे नेचर को, बिहेवियर को, कल्चर को जज करने की कोशिश करते हैं, तो हम अवॉइड करते हैं। तो इसलिए हम लोग मशीन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। ये तो कह रहा हूँ कि हम मशीन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, मनुष्य के साथ नहीं। पर क्या ये समस्या है क्या? ये समस्या होने वाली है क्योंकि आपके अंदर का इमोशन खत्म है। इमोशन खत्म हो जाएगा तो आप किससे बात करोगे? एटलीस्ट अभी माँ बाप के प्रति और बच्चों के प्रति इमोशन होता है, पड़ोसी के प्रति तो अब इमोशन बिल्कुल जीरो हो गया है। पहले के जमाने में अड़ोसी पड़ोसी मतलब कितने प्रेम पूर्वक रहते थे। तो कोई भी त्योहार आता था तो ये उनके घर थाली लेके जाते थे, ये उनके घर थाली लेके आते थे, बड़ा आदान प्रदान सा होता था। आजकल वो प्रक्रिया काफी रुक सी गई है और लोगों के दिमाग में वैसा नहीं रह गया है क्योंकि हम लोग मशीनी युग की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है 10-20 साल में हम लोग भी ऐसे रोबोटिक जैसे हो जाए तो कोई भरोसा नहीं है, पर उस समय भी अगर आप लोग योगा से जुड़े रहे तो शायद रोबोट होने से बच जाएंगे। क्योंकि योग से आपके अंदर का वो इमोशन जिसे भक्ति कहते हैं, जो ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता है, वो तो नहीं खत्म होने देगा। तो सारा इमोशन खत्म हो सकता है बट अगर भक्ति कैसे खत्म हो गई तो फिर इंसान एक रोबोट के समान ही है। रोबोट नाम की मूवी आई थी उसमें इमोशन भी डालने की कोशिश की गई, सब बर्बाद हो गया। देखो अब खुद बता रही है कि इमोशन डाला रोबोट में तो उसने तो डिजास्टर ला दिया, फिर सारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ऐसे रोबोटिक मशीन को जो हम लोग बन जाएंगे उसमें अगर इमोशन डाल दिया जाए तो फिर वो बर्बाद करने वाला इमोशन नहीं आएगा। कि प्रेम वाला इमोशन में तो वो बोले तुम मेरे हो, अगर नहीं हुए तो ऐसा हो सकता है।
इसलिए बेसिस ऑफ योगा में ये समझाने की कोशिश की वास्तविक मन की शांति हमारे अंदर है, और योग का अभ्यास जब हम प्रतिदिन 1 घंटा करते हैं तो हम उसी शांति का अनुभव करते हैं, विच इज इक्वल टू वास्तविक हैप्पीनेस जो हम जीवन पर्यंत तलाश कर रहे हैं, वो हमें तुरंत रोज मिलती है। कहते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे, अब हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे, हमारे पास एक अच्छा घर होगा तो हम अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छी गाड़ी होगी तो अच्छा जीवन जिएंगे। पर बाद में पता चलता है जो जीवन जी रहे थे वही अच्छा था, और जो निकल गया वो बड़ा अच्छा था। जैसे अभी आप स्कूल से निकल गए तो याद करते थे, बोले स्कूल के दिन में बहुत मजा आया, बहुत अच्छे थे स्कूल के दिन मेरे। तो क्या हुआ, मनुष्य के मन में परिभाषा बन गई कि जो बीत गया है, तब उसको रियलाइज होता है कि जो बीत गया था, जो आज अभी हम जो स्पेंड कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद हम लोग हम पढ़ते थे, सर हमको पढ़ाते थे, हम लोग बैठ के पढ़ते थे। तो ये चीज रियलाइज करोगे, पर आज हो सकता है वो चीज ना हो सकता है हो। तो उस वो जाना था हमने बेसिस ऑफ योगा में। तो तीनों एस्पेक्ट समझ में आ गया कि योग क्या है, कंसेप्ट ऑफ योगा। दूसरा, क्यों योग करना है हमको। तो उसने बताया योग करने से हमारा 5 लेवल पे पर्सनालिटी बन रही है। ठीक, उसके बाद हमारा जो पंचकोश है उसके बारे में बताया गया, और फिर योग से हमें आनंद की अनुभूति होती है, और उस आनंद के लिए पूरी दुनिया इधर उधर ढूंढ रही है, हमें अपने आप ही मिल जाने वाली। इसको जानने के बाद हमने जाना सेकंड सेक्शन में, स्ट्रीम्स ऑफ योगा। स्ट्रीम्स ऑफ योगा का मतलब है, जैसा कि कल हमने विवेकानंद जी के बनाए गए विवेकानंद मिशन के एम्बलम में देखा, तो उसमें बताया है कि पानी कर्म का प्रतीक था, कमल भक्ति का प्रतीक था, सूर्य ज्ञान का प्रतीक था, और बाहर जो है वो कुंडलिनी सर्प का प्रतीक था। तो कहा उन तीनों को मिला लें अगर, तो हमारे अंदर की शक्ति जागृत होकर परमात्मा तत्व की तरफ जाती है। और यही हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है कि वो ज्ञान प्राप्त करे, वो अपने कर्म करे, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म से क्यों बचोगे आप, और ईश्वर की भक्ति भी करे। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति जब तीनों मिल जाए आपको, तो आपके अंदर की शक्ति जागृत होकर के स्वयं का आपका परमात्मा कुछ ऊर्जा है जो अचानक आपके अंदर अनुभव सी होगी। जिस दिन आप लोग क्लास लेना शुरू करोगे, और जब आप बहुत अच्छे से क्लास लोगे, तो आप बाहर निकलोगे तो अपने आप को परमात्मा जैसा फील करोगे। हाँ, मैं बात नहीं करूँ, आपको लगेगा मैं, भले वो थोड़ी देर बाद आप वापस मनुष्य बन जाओगे माया के प्रभाव में फिर मनुष्य बन जाओगे, पर उतनी देर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, कितना लोगों के भले के लिए मैंने कुछ किया है। तब कितनी खुशी होती है। कल ही एक सज्जन आए थे मेरे पास, वो लखनऊ के हैं, यहाँ पर एक बड़े फार्मा ग्रुप में काम करते हैं। तो उनका डायबिटिक और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 200 के ऊपर जा रहा था ब्लड प्रेशर उनका। तो एक दिन आया, मैंने उनको समझाया, वो दवाइयों की तरफ बढ़ रहे थे, तो मैंने उनकी जीवन शैली में परिवर्तन करके उनको डाइट में चेंजेस और सिर्फ योगा करने का सलाह दी। और कल मुझे वो सिर्फ धन्यवाद देने आए कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा शुगर नॉर्मल है और मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल, नहीं तो मैं कहीं और चला जाता और मेरी वो दिशा। हाँ, वो बेचता है पर खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं बेचना चाहता। पिरामल हेल्थ का नाम सुना आपने? पिरामल एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो पिरामल हेल्थ वो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम करता है। तो ही इज द हेड ऑफ द छत्तीसगढ़ पिरामल हेल्थ के लिए। पिरामल ग्रुप बहुत बड़ा एक कंपनी है। तो हमने स्ट्रीम्स ऑफ योगा में ये जानने की कोशिश की कि ज्ञान योग क्या होता है। तो ज्ञान योग का एक ही सार था कि आप का शरीर नश्वर है और आपकी आत्मा अमर। तो इसलिए उसमें उसका सिद्धांत ये था कि अगर हमारे अंदर डिजायर होगी तो डिजायर पूरी होगी, डिजायर अगर पूरी हो गई तो लालच बढ़ेगा, और डिजायर पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो हम अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और हम एक जानवर के समान व्यवहार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ना अट्रैक्शन हो ना रिपल्शन हो, विटनेसिंग हो। आप यहाँ पर हो, आपको किसी ने बहुत तारीफ कर दी, उसको सहज ले लो, किसी ने आपकी बुराई कर दी, उसको भी सहज ले लो।
उसको यहीं छोड़ के चले जाओ। कैरी करके गए अगर कुछ तो फिर प्रॉब्लम। तो ज्ञान योग का सार ये था कि व्हेन एनीथिंग, ए थॉट बिकम्स एन इमोशन, एक थॉट ही इमोशन बन जाता है। तो कहते हैं कि टू कट एट द रूट लेवल, उस थॉट को बार बार रिपीट ही मत होने दो। ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था, रिपीट हो गया तो आपको पसंद आने लगेगा। ये बुरा था, ये बुरा था, ये बुरा था, रिपीट होने लगा तो आपको ना पसंद आने लगा। तो बोले कोई रिपीटिशन ही मत करो। उसके बाद हमने जाना राजयोग के बारे में। तो राजयोग बताता है कि 8 अंगों से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। 8 सीढ़ियां थी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। उन्होंने कहा कि इनको आप जान लीजिए और इनको जान करके आप अपने आप को ईश्वर की तरफ ले जा सकते हैं। ये 8 सीढ़ी। उसमें कहा कि यम के माध्यम से आप अपने आप को मेंटली प्यूरिफाई करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इससे अपने अंतर्मन को शुद्ध करते हो। और नियम से आप अपने शरीर और मन दोनों को ही शुद्ध करते हो। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, कि अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। फिर आया आसन, उसमें शरीर को जीतने की बात की गई। फिर आया प्राणायाम, जिसमें प्राण को जीतने की बात की गई। फिर आया प्रत्याहार, कि अंदर जाने के पहले बाहर का इंद्रियों का सुख से अपने आप को त्याग करना पड़ेगा, अंदर लाना पड़ेगा। फिर बताया एकाग्रता, और फिर बताया ध्यान, और फिर जब ईश्वर से मिलने की प्रक्रिया को उन्होंने कहा समाधि। तो समाधि 2 तरह से होती है, एक जीवन मुक्ति का स्थिति और एक विदेह मुक्ति। चलो अब आप तो बहुत अच्छे से जान गए। फिर हमने जाना भक्ति योग के बारे में। भक्ति योग में कह रहे हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम को ही हम भक्ति कहते हैं, क्योंकि ईश्वर के सामने हम लोग अपना अहंकार लेकर नहीं जा सकते। हर प्रेम में जिससे भी हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वहां कभी ना कभी अहंकार अड़े आ जाता है। उसने कोई बात बोल दी, हमारा मुंह खुल गया, अब 2-5 दिन बात नहीं हो रही। क्यों? पहले कौन करेगा बात? मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं पहले बात? प्रेम है पर मैं क्यों करूंगा पहले बात? उसको करने दो। तो वो उस चक्कर में काफी दिनों तक दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। फिर एक दिन सेटलमेंट होता है। हुआ क्या कभी आप लोग के साथ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। हुआ? होता है सर, होता है। हम लोगों ने ऐसा, तो हम लोग गुस्सा कर लेते तो बात ही नहीं करते थे। आधे घंटे में सेटलमेंट कर लेते हो? ठीक। हो जाता आधे घंटे में तो नहीं। जैसे मैं झगड़ा होता है, मैं उसको मार देती हूँ, मुझे ज्यादा मेरी बहन से झगड़ा होता है। वैसे झगड़े होते रहते हैं हम लोग। ठीक होते हैं, फिर मिल जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मिल जाते हैं या तुरंत मिल जाते हैं? तुरंत शाम तक। अगर मॉर्निंग में हुए तो शाम तक वापस मिल जाए। सर मेरे भाई बात कर रहे तो मैं उसको मारती हूँ, तू कैसे बात नहीं कर रहा, कोई कर कितने अच्छे हैं आप। पहले ईगो रहता है, उसके बाद फिर ऐसा होता है कि ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं। पता है ईगो प्यार से ज्यादा थोड़ी थोड़े दिन बाद हट जाती है, फिर ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया, अब फिर नॉर्मल हो जाओ। वास्तविक स्वभाव प्रेम। तो यस, वास्तविक स्वभाव तो प्रेम है, एक ना एक दिन तो वापस आ ही जाएगा। जब मन शांत होता है ना, तब अपने आप फिर प्रेम वापस जागृत हो जाता है। तो भक्ति में अहंकार नहीं। भक्ति करने के तरीके हमने सीखे, भक्ति के 5 भाव सीखे, भक्ति के 9 तरीके सीखे, और भक्ति में 2 प्रकार सीखा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अगर ईश्वर को मानते हो तो किस रूप में भक्ति करोगे, और अगर ईश्वर को नहीं मानते हो तो हर किसी में ईश्वर है। तो ये जानना हमने भक्ति योग में। उसके बाद हमने जाना कर्म योग के बारे में। कर्म योग में जाना कि कर्म क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म कैसे किया जाता है ये महत्वपूर्ण है। हमने ये जाना कि ड्यूटी और एथिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बताया गया कि ड्यूटी इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। जैसे उदाहरण दिया था सौम्या जी ने कि एक सैनिक के माँ बाप बीमार हैं, तो
उनकी अपने माँ बाप के प्रति ड्यूटी है, उस समय देश से कॉल आ जाता है कि उनको युद्ध पे जाना है, तो अब इन दोनों ड्यूटी में से कौन सी ड्यूटी को अपनाए पहले? तो उस सवाल का जवाब था कि उस ड्यूटी को वो माँ बाप के प्रति तो वो किसी और को जिम्मेदारी देंगे और देश के लिए वो खुद चाहिए। तो यहाँ पर ड्यूटी में भी ड्यूटी को प्रमुखता दी गई है कि ड्यूटी में भी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा गया, एक सवाल पूछा जाता है ट्रैफिक पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस में, ड्राइविंग टेस्ट में, कि पीछे से अगर एक एम्बुलेंस जो है वो आ रही है और साथ साथ पीछे से एक आर्मी की गाड़ी आ रही है, तो और एक पुलिस को साइड देंगे, एम्बुलेंस को देंगे कि पुलिस की गाड़ी को देंगे कि आर्मी की गाड़ी को देंगे? आर्मी। यस। अब सबसे पहले देश आएगा पहले, इसलिए पहले किसको देने वाले? आर्मी को। राइट। तो ड्यूटी, तो उन्होंने कर्म क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया सज्जन नाम के कसाई का, गणिका नाम के वैश्य का, जिनके कर्म समाज में उतने ज्यादा पसंद नहीं करते लोग, बट उनको भी भगवान मोक्ष देने की बात कर रहे हैं। और साथ साथ हमने भक्ति योग में अजामिल की कहानी भी सुनी थी। भक्ति योग में कहा गया कि उसने गलती से ही भगवान का नाम लिया, अपने बेटे का नाम रख लिया था नारायण, और कितने सारे पाप करने के बावजूद उसको मुक्ति मिल गई। और कर्म योग में कहा गया कि आपके कर्म क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से आप करते हो वो महत्वपूर्ण है। और कर्म, जब आपको कर्म ना लगे तो वो अकर्म है। कर्म आपको जब कर्म ना लगे, जब मान लीजिए आपको खाना बनाना पसंद है, तो खाना बनाना अगर आपको पसंद रहेगा तो वो आपको अकर्म लगेगा, और नहीं पसंद है तो वो आपको बोझ लगेगा, रोज रोज वही वही खाना बनाओ, ये भी कोई काम है? तो डिपेंडिंग ऑन हाउ वी हैव फीलिंग टुवर्ड्स कर्म। तो कर्म योग में कहा गया कि कर्म, प्रारब्ध कर्म भी है, पहले के कर्मों का भी प्रभाव है, अभी जो हमने कर्म किए हैं उसका भी प्रभाव है। तो कहते हैं कि कर्म से ही कर्म के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। जिस दिन हमने पढ़ा था, आपके डाउट सेक्शन में ही आया था, सो कि कर्म के, हाँ, कर्म से ही हम कर्म के प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को कर्महीन नहीं होना चाहिए, उसको निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो उसे गिव अप नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने जाना था कुंडलिनी योग के बारे में। कुंडलिनी योग में हमने ये जाना कि हमारे अंदर 7 चक्र हैं, जिसमें पहला चक्र है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुरा चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि, आग्नेय, सहसा। ठीक है, एक और जिसको बोलते हैं बिंदु विसर्गा, विसर्गा। पर ठीक है, उसको आप नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, बट आपकी जानकारी के लिए। तो ये 7 चक्र में उन्होंने बताया कि जो हमारे अंदर सबसे नीचे जो कुंडलिनी शक्ति है, जब हम अपने आसन, प्राणायाम और एक अच्छी जीवन शैली का अभ्यास करते हैं तो ये ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ती जाती है, और यही ऊर्जा क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर नए निर्माण का कारण बनती है। सपोज आज के युग में अगर हम लोग इमोशंस होते जाएंगे तो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाएगी। इमोशन नहीं होगा तो क्रिएटिविटी नहीं होगी। दुख थे तो इमोशंस पर ही क्रिएटिविटी होती है। जितनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई, संगीत लिखे गए, इमोशंस पे तो लिखे गए। कोई दुखी हुआ होगा तब तो उसने अपने शब्दों को बना करके उस पर संगीत बनाया, और उस संगीत को आप जब दुखी होते हो तो आप सुनते हो, या खुश होते हो तो आप सुनते हो। हाँ, तो सारे इमोशंस मनुष्य में है, होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए आप सब्जी बनाते हो घर पे, फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप अगर ये सोचो कि मैं उसको और कैसे क्रिएटिव तरीके से सब्जी बना सकती हूँ, आज क्या मैंने नए तरीके से सब्जी बना सकती हूँ, तो जब आपके मन में ऐसा आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर के इमोशंस और पावरफुल होते जा रहे हैं। और जब आपको अपने कर्म में बोर लगने लगे तो समझ लो आप मशीन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जब आपको काम करने में मजा नहीं आए और काम करने में बोरियत सा अनुभव हो तो आप समझ लीजिए कि यू आर प्रोसीडिंग एज बिकमिंग अ मशीन, क्योंकि मशीन को बस जितना बोला जाता है वो उतना ही करता है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है, फिर हैंग भी हो जाता है, फिर उसको चार्ज भी करना पड़ता है। तो चार्ज करने के लिए हम अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, फिर चॉकलेट खाते हैं, कॉफी पीते हैं, इससे हम लोग चार्ज होते हैं, फिर हम लोग काम करते हैं। तो ये मशीन है, जितने भी
बैंकिंग सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वो सब मशीन बन चुके हैं। और इसलिए हर थोड़ी देर बाद वो ठेले पर जाकर चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और फिर जाकर के फिर मशीन टाइप काम करते हैं, फिर आते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर सिगरेट पीते हैं। तो ये मशीन ही तो है। सो काम करने के लिए बाहरी प्रेरणा की जरूरत पड़ रही है। दे आर बिकमिंग मोर ऑफ अ मशीनिक नेचर। इसलिए शाम होते होते तक उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल कहीं गुना बढ़ जाता है, और वो फ्रस्ट्रेशन आकर उतरता है घर के सदस्यों पर। खुशी आई तो क्या खुशी, सर मैं इसलिए बैंकिंग सेक्टर में जाऊंगी ही नहीं, मैं तो योगा कराऊंगी लोगों को। तो कुंडलिनी शक्ति में हम अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करके उसे ऊपर उठाते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी शक्ति जागृत करेंगे, हमारे अंदर की इमोशनल फैकल्टीज डेवलप होते जाएंगे, हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, हमारा इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगा। जैसे ये आज्ञा चक्र जागृत है, तो क्या होने वाला है इसका आभास आपको पहले ही हो जाएगा। सपोज गेट पे घंटी बजी तो आप पहले ही बता देते हो कि भैया है, आपके यहाँ दूध आया होगा। दूध वाले भैया आएंगे, पेपर वाला आया होगा, अंकल आए होंगे, आंटी आई होंगी। आभास हो जाता है, और आपका आभास सच भी नहीं करता है। तो ये सब आता है आपकी शक्ति जब जागृत होती है। और जब शक्ति जागृत नहीं होती तो बताते कुछ होता कुछ। बोले भैया, दूध वाले भैया आए होंगे, कुछ बाहर कुत्ता आके खड़ा हुआ है। बोले अपना आवाज थोड़ा कमजोर हो गया है घंटी बजने से। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान, इनके बारे में बताया गया। फिर हमने जाना यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हमने क्या जानने की कोशिश की कि जितने भी हमने अलग अलग तरह के स्ट्रीम्स ऑफ योग देखे, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग, कुंडलिनी योग, ये सब अल्टीमेटली एक ही है, क्योंकि ये सभी एक ही गोल की तरफ लेके जाते हैं, वो है मोक्ष, वो है ईश्वर की प्राप्ति। तो हो सकता है ये रास्ते अलग अलग हों, पर हमारे एक कॉमन लक्ष्य की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड सेक्शन के बारे में। सेकंड सेक्शन में हमने स्ट्रीम्स ऑफ योगा के बारे में जाना। फिर हमने पढ़ना शुरू किया थर्ड सेक्शन, जिसके अंतर्गत दो हिस्से थे, एक था मटेरियल कल्चर और एक था माइंड कल्चर। तो मटेरियल कल्चर में हमने जानने की कोशिश की कि आज से 5000 साल पहले लोग किस तरह का जीवन शैली था। तो जिसमें हमने सरस्वती वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना, और कैसे वो लोग एक ऑर्गेनाइज लाइफ जिया करते थे। उनके पास प्रॉपर अच्छे घर थे, घरों में पानी आता था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, वो लोग खेती करते थे, प्रॉपर सिस्टम ऑफ कॉमर्स था, प्रॉपर सिस्टम ऑफ बिजनेस था, सब चीज एकदम व्यवस्थित थी। उनके घर आज भी मजबूत होते थे, और होते हैं जो आज भी मजबूती खड़े हैं। इतिहास बोलता है कि देखो कितनी मजबूती से बनाया हुआ है। आज अभी वर्तमान में जो चीजें बनाई जाती हैं उनकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 100 साल है। कल एक पेपर में आया था कि एक 100 साल पुराने ब्रिज को अब तोड़ा जाएगा, क्योंकि अब उसने अपनी उम्र पूरी कर ली, अब उसको तोड़ने का समय आ गया। अब जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं बड़े बड़े शहरों में, उसमें नगर निगम लाइफ देता है 60 साल की, 80 साल की, उसके बाद उनको तोड़ना कंपलसरी होता है। सोचो तो आप बना रहे हो स्ट्रक्चर, उसकी उम्र 60 साल, 80 साल, और वो जो स्ट्रक्चर बनाए आज भी खड़े। आप उड़ीसा जाओगे, कोणार्क के टेम्पल को देखोगे, भले अंग्रेजों ने बहुत तोड़ फोड़ की वहां पर, और जो बाबर शासन आया, उस मुगल शासन आया, उन्होंने बहुत तोड़ फोड़ की, बट देखो वो आज भी वैसी की वैसी खड़े। तो इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो हमसे ज्यादा बेहतर, हम लोग बोलते हैं हमारे पास ज्यादा बेहतर टेक्निक है, तो आपके पास बेहतर टेक्निक है तो वो तो उससे बेहतर तो बिना टेक्निक के, बिना जेसीबी के, बिना बड़ी बड़ी मशीन्स के, उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से घर बना दिया। कैसे बनाया होगा? तो कौन इंटेलिजेंट है, वो लोग या आप? आपके पास मशीन है, उनके पास तो मशीन नहीं थी, वो तो घोड़े हाथी से काम लेते थे, इंसान मजदूर काम करते थे। ताजमहल को बनाने में कितनी मेहनत की होगी, लाल किला को बनाने में कितनी मेहनत की होगी, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं
उनको बनाने में कितना श्रम लगा होगा, जितने भी हिस्टोरिकल मंदिर हैं पूरे इंडिया में। अच्छा वो सब छोड़ो, वो जो देखो एक किनारे में मंदिर है, वो हाँ, उसका क्या है? वो तो कितने सालों से वैसी का वैसी है, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? किसने बनाया उसको? वो भी बिल्कुल बर्फ वाले एरिया में रहता है वो। 6 महीने ढका हुआ, उसके बाद कुछ नहीं होता उसको। आप बनाओ ऐसा कुछ। विदेशों में जो घर बनते हैं लकड़ी के बनते हैं, ऊपर जो उनकी छत बनती है वो लकड़ी की बनती है, ताकि हर 30-40 साल में उसका चेंज कर दें, रेनोवेट, मतलब तोड़ ही देते हैं उसको, क्योंकि ये सीमेंट वेमेंट के घर तो बना ही नहीं सकते वहां पर। वो लोग वुडन घर ही बनाते हैं, ऊपर की छत तो वुडन ही होती है और इस तरह की स्लोपिंग होती है। और ये जहाँ पर माइनस, विदेशों में जहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहां तो ऐसे तो बन ही नहीं सकते, और ये कितने सालों से वैसी का वैसी है। और हर साल लोग वहां पर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, और हर साल उस मंदिर को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। वहां तक खाना भी नहीं पहुंच सकता, फिर भी वहां लोग रहते हैं। तो क्या ये इस बात का प्रतीक नहीं है? क्या ये इंडियन मटेरियल कल्चर को नहीं बताता कि ये हमसे ज्यादा उन्नत थे जिन्होंने इन सबको बनाया? और हम लोगों, दादाजी ने जो पुरानी हवेली बनाई थी वो खंडर हो चुकी है। 100, 150, 200 साल पहले दादाजी ने खंडर, जो हवेली बनाई थी वो खंडर हो गई, और ये 5000 साल पहले बना था तो अभी भी है। तो किसके पास, इमेजिन करो ना कि हु हैज। तो आप, इसलिए तो बोला मशीन बन रहे हो क्या आप? और अगर आप मशीन बन रहे हो तो बड़ी बड़ी मशीनें ही बन के रह जाओगे। उसके बाद जाना हमने माइंड कल्चर के बारे में। माइंड कल्चर में हमने वेदों के बारे में जाना। हमने ये जाना कि विद्या और पराविद्या और अपराविद्या के बारे में, जिसमें वेद के 4 हिस्से होते हैं। 10 प्रमुख उपनिषदों को जाना, वेदांगास को जाना, जिसमें चाहे वो ग्रामर के बारे में स्टडी हो, चाहे अर्थशास्त्र के बारे में स्टडी हो, या धनुर्विद्या के बारे में स्टडी हो, या संगीत के बारे में स्टडी हो, उन सब के बारे में उसमें वर्णित था। तो ये था मटेरियल और माइंड कल्चर के बारे में। और फिर पिछले कुछ 2 दिनों में हमने ये जाना लाइफ एंड मैसेजेस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, माँ शारदा देवी जी के बारे में, और स्वामी विवेकानंद। तो ये था आपका पूरे थ्योरी का एक ओवरऑल रिवीजन। अब इनसे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चंस आपको अराइज होता है आने वाले दिनों में, तो आप अपने क्वेश्चंस को लिखते जाइए या अपने ग्रुप में पोस्ट करिए, और फिर हम एक अलग से सेशन रखेंगे जिसमें हम उन सेशन को, उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मीनवाइल आप लोगों को बैठ के अभी पढ़ना रहेगा इस टाइम पर। आज आपका क्लास, रिवीजन क्लास एंड होगी, कल आपका एग्जाम है, फिर मंडे से आप लोग ग्रुप बना लो, ग्रुप बना करके एक एक टॉपिक्स पर स्टडी कर सकते हो। और 5 से 6 तो आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, तो उस प्रैक्टिकल में जो आप लोगों को डिफिकल्टीज है या आसन करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसमें आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोनों चीज साथ साथ चल रही है कुछ, बल्कि आप जैसे एग्जाम पास आ गया तो ये 21 दिन बड़े थ्रिलिंग होंगे। इन 21 दिनों में ज्यादा पढ़ाई होगी, पिछले 3 महीने 4 महीने की तुलना में इन 21 दिनों में ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी। करेंगे आप लोग? करके दिखाएंगे? ठीक है। इसके बाद था वाईसी बुक 2। तो वाईसी बुक 2 में राम सर आपके लिए सेशंस ले रहे थे, और उन्होंने आपको लूजनिंग की टेक्निक्स बताए, उन्होंने आपको सूर्य नमस्कार सिखाया, उन्होंने 8 स्टेप मेथड के बारे में आपको बताया, तो 8 स्टेप मेथड से कैसे आसन को कराए जाते हैं। ठीक, उसके बाद उन्होंने स्टैंडिंग पोस्चर्स अलग अलग जो आपकी बुक में है वो कंप्लीट कराए, सिटिंग पोस्चर्स करवाए, प्रोन पोस्चर्स, सुपाइन पोस्चर्स, कुछ एडवांस पोस्चर्स थे तो एडवांस पोस्चर, जैसे आप लोगों के में हंसासन दिया हुआ है, शीर्षासन दिया हुआ है जिसका अभ्यास आप लोग कर सकते हो, मयूरासन आप कर सकते हो, कोई हंसासन, महिलाओं के लिए हंसासन। उसके अलावा आप लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम के लिए कैसे तैयारी करनी है, बंध मुद्रा, इनके बारे में जाना, प्राणायाम के बारे में जाना,
आने वाली क्लास में आप लोग क्रियाओं के बारे में जान रहे हैं, द क्लेंजिंग टेक्निक्स के बारे में जान रहे हैं, मेडिटेशन, साइक्लिक मेडिटेशन इसके बारे में बताया, और साथ साथ उन्होंने आपको समय समय पर भजन मंत्र और ये सब चीजें भी करवाई। और कर्म योगा मॉड्यूल में आपको अपने घर के सारे कर्म करना है, मतलब इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है कर्म योगा मॉड्यूल। तो नॉर्मली जो लोग वहां जाते हैं व्यासा में पढ़ने के लिए, तो वहां पर उनकी ड्यूटी लगती है कि 10 दिन उनको रोड की सफाई करनी है, 10 दिन उनको किचन में काम करना है, 10 दिन उनको बाथरूम में काम करना है, ताकि एक योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा डाउन टू अर्थ रहे, उसके सामने कोई भी काम, कैसा भी काम क्यों ना आ जाए, वो हर काम को अच्छे से कर सके। राइट? तो ये सारी चीजें आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स में सीखी। अब आप लोगों को क्या क्या सीखना बचा हुआ है, जो अब हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि अभी तक आप लोगों ने सिर्फ रॉ मटेरियल सीखा है कि योग क्या है थ्योरी में, और योग कैसे करना है वो प्रैक्टिकल में। बट अब एक योग शिक्षक बनने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, अब हमको वो सीखना है। पहले हमने रॉ मटेरियल ले लिया, तो अब हमको फिनिश खाना कैसे बनाना है। अभी हमने दाल चावल गेहूं सब्जी दाल सब लाके घर में इकट्ठा कर ली, अभी है हमारे पास सब। अब हम इनसे कैसे बना एक भोजन बनाएंगे। तो बहुत हद तक तो हम रोज क्लास करते हैं, तो उससे हमको सीखने को मिलता है, बट एक आइडियल स्टैंडर्ड पे क्लास कैसे बनाई जाती है, क्लास के डिजाइन क्या होती है, ये जानना पड़ेगा हमको। तो अभी हम ये सीखने वाले हैं। फिर क्लास के थीम्स क्या हो सकते हैं, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एक अच्छे शिक्षक बनने में हेल्प करेंगे। तो यही आपको एक अच्छा टीचर बनाएगा। तो वो सारी चीजें मैं आपको टेक्निक्स दूंगा कि क्लास में थीम्स क्या होती है, क्या डिसिप्लिन होगी। क्लास अगर नया आप सपोज अपनी नई क्लास शुरू करने की सोच रहे हो, तो आपको क्या करना होगा। सपोज आप चाहते हो कि आप अपनी इंस्टीट्यूट खोलो, तो इंस्टीट्यूट खोलने के लिए क्या पैरामीटर्स होंगे, ये सारी चीजें भी हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है? कि अगर आपको किसी मेंबर के साथ काम करना है, तो क्या आपका स्टैंडर्ड होगा, किस स्टैंडर्ड ऑफ तरीके से काम करेंगे, क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे काम करने के लिए। तो जहाँ डिसिप्लिन होती है वहाँ लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे हमेशा। ठीक है? तो वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे आने वाले दिनों में। पर अभी आप लोगों के लिए तैयारी किस चीज की होनी चाहिए, एग्जाम की। पहले उस चीज की तैयारी करिए, और उसके साथ में फिर मैं आपको ये स्पेशल सेशन जो है इस पे देने वाला हूं, जिसमें ही सिंगल डे का सेशन रहेगा या हम लोग एक टाइप करते इंटर्नशिप करते समय भी सीख सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलरली थ्योरी वाला सेशन रहेगा, जिसमें आपको थ्योरेटिकली बताया जाएगा, प्रैक्टिकल में तो जब आप देखोगे तो आंखें खुल जाएंगी कि देखो ऐसा होता है काम, या हम लोग इतने सालों से ऐसा काम कर रहे हैं। पर थ्योरी में उसको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो जब आप प्रैक्टिकल में उस चीजों को देखोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा ये वाला मेथड है, अच्छा ये वाला मेथड है, अच्छा ये वाली टेक्निक से क्लास हो रही है, अच्छा ये आज मसल बेस्ड थीम पर क्लास हो रही है, ये आज 5 एलिमेंट्स पे क्लास हो रही है। तो वो थीम तब आपको समझना चाहिए। सेटिंग अरेंजमेंट कैसे, अलग अलग टेक्निक्स कर सकते हो, अलग अलग जैसे नाम है योग वृत्तम, ठीक है, पावर योगा। तो ये सारी टेक्निक जब हम नाम लेते हैं, तो इसको इसकी क्लासेस कैसे फॉर्मुलेशन होंगी, ये सारी चीजें हमको जानने को मिलती है। कुछ पूछ रहे हैं तो अंदर खुलेगा। कुछ काम है? हाँ 5 मिनट बस। ठीक है? तो ये सारी टॉपिक्स आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी। अब आते हैं नेक्स्ट उस पर कि हम लोगों को एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है, और एक 2 आसन हमें 8 स्टेप पे बनाने हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए पेज नंबर 164 खोलिए। 2 बुक नंबर 2 में 164 पेज खोलिए। उसमें ना आपको सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। पेज नंबर 172 खोल लीजिए। 172
ठीक है। 172 में अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं आप लोगों को। तो इन टॉपिक्स में कोई भी एक टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है और उस पर आपको एक प्रेजेंटेशन बना के देना है। ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसका सैंपल आप बाहर नेहदी से ले लीजिएगा। जो आप लोगों के सीनियर्स ने जो बनाए हुए हैं वो दोनों चीजों का सैंपल आप देख लीजिए। तो देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से उसको बनाया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक टॉपिक लेना है। आप अपना टॉपिक लेकर ग्रुप में उस टॉपिक का नाम डालेंगे। वो भले आप उसे आपको समय मिलेगा, एग्जाम के बाद के लिए समय मिलेगा उसे पूरा करने के लिए, इंटर्नशिप फेज तक का समय है आपके पास। तो आपको वो टॉपिक सेलेक्ट करके ग्रुप में डालना है कि मैं ये इस टॉपिक पर लिखने वाली हूँ या मैं प्रेजेंटेशन करने वाली हूँ। और 2 आसन लेने हैं जिसपे आपको 8 स्टेप मेथड से एक्सप्लेनेशन देना है और अपनी ही फोटोग्राफ्स डालनी है। टू बी नोटेड मिलर्ड, अपनी ही फोटोग्राफ्स डालनी है। कैसे बनेगा उसके लिए आप सैंपल देख लीजिए, सैंपल देख करके आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो ये था ओवरऑल जिस्ट ऑफ रिवीजन कि हमने अभी तक क्या किया है और अब आने वाले दिनों में हम लोग क्या करने वाले हैं। राइट, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? नहीं, ठीक। कुछ पूछना चाहते हैं तो फाइन, कल के लिए तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, यू हैव टाइम। आप लोग आपस में डिस्कस करिए और जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें डाल दीजिए। मीनवाइल आप लोगों को टास्क जो दिया गया है सैंपल देखने के लिए, वो सैंपल भी देख लीजिए। अभी आप उनको बोल दीजिए तो वो मंगवा के रख लेंगे, तो जाते समय देख लीजिए, या अभी आपको दिखा देंगे तो वो अभी देख लीजिए। ठीक है। और बाकी जो स्पेशल क्लासेस होगा उसका आपको पहले से नोट आ जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों को टेक्निक्स दूंगा कैसे करना है इस चीज को। मैं योगा एनाटॉमी की बुक भी दूंगा आपको। योगा एनाटॉमी में सारे पोस्चर्स में कौन से मसल्स काम करते हैं ये सब चीजें बताऊंगा। आप जो सीखेंगे वो इन सब से परे है। अभी तक मैंने आपको, हाँ अभी मैंने थ्योरी और आप लोगों को प्रैक्टिकल से जुड़ी चीजें बताई। अब काम कैसे करना है जिसपे इस पूरी दुनिया चलती है वो टेक्निक सिखाना। अब मैं भी ये 8 स्टेप मेथड्स मतलब इसमें कैसे बनाना है? उसी का सैंपल देखेंगे ना। उस एक आसन लेकर के जिस तरह से 8 स्टेप मेथड में हम एक्सप्लेन करते हैं उसी तरह से बस उसको एक्सप्लेन करना है। सर्वांग आसन लिया तो सर्वांग आसन के सारे फैक्टर्स को 8 स्टेप मेथड में एक्सप्लेन करना है और अपने 2 फोटोज डालने हैं, आपने जो 2 आसन लिए उसकी डालने। ठीक है। तो तैयार है आगे वाले आने वाली और एक्साइटिंग लर्निंग के लिए जो आपको एक अच्छा टीचर बनाएगी। अभी तक तो मैं आप लोगों को जो इस किताब का सार है वो बता रहा था, अब जो बताऊंगा वो मेरे 25 सालों के अनुभव का सार है, वो सिखाऊंगा जिससे हम लोग काम करते हैं, जिससे हमारे पास इतने सालों से लोग योग करने के लिए आते हैं। तो सीखना है वो चीज। ठीक, ठीक है। थैंक यू। सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, हो गई।